Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn the chapter of class 12th physics that is ray optics. आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले मिरर फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो शुरू करें मिरर फॉर्मूला। जो हमारी पीछे वाली क्लास गई थी उसमें मैंने आपको रे डायग्राम सिखा दिया था, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने कॉनकेव मिरर की 6 केसेस बताई थी और कॉन्वेक्स मिरर का एक केस मैंने बनाया था और एक केस आपको होमवर्क दिया था। आप उनमें से किसी भी केस को यूज करके इस मिरर फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर अब आप समझ सकते हो, अगर मैं सारे केसेस पर डिराइव करने लगूंगी तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा और बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो मैं उसमें से कोई एक केस यूज करके, और जो कि ज्यादातर हम लोग जेन्युइनली यूज करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, तो हम लोग कॉनकेव मिरर का ही मैं भी यूज करूंगी और मैं उसी को यूज करके और वो उस मिरर फॉर्मूला को डिराइव करने की कोशिश करती हूँ। आप समझने की कोशिश करिएगा। डेरिवेशंस मिरर फॉर्मूला का उतना ज्यादा कहीं पूछते नहीं है, वो 10th का टॉपिक होता है प्रोबेबली, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि चीज कैसे हुआ है ना, डिराइव कैसे हुआ, फिर आप उसको उठा करके बाकी किसी भी केस पर अपनी तरफ से एक बार अप्लाई करके देखना, आपको समझ में आएगा कि कैसे वो डिराइव करना है, ठीक है। तो चलो लगा के देखते हैं। आ जाओ, सबसे पहले तो मिरर फॉर्मूला जानो कि मिरर फॉर्मूला होता है क्या है भाई। तो ये देखो, मिरर फॉर्मूला हेडिंग लगा लेते हैं और पहले तो मिरर फॉर्मूला ही सीख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला, ठीक है। देखो, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। यहां पर जो आपका v, u और f है, ये सारे टर्म्स आप पहले से जानते हैं, मैंने साइन कन्वेंशन में या पीछे वाली जो क्लास रही है उसमें बता भी रखा है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये जो v है ये आपका इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। जो यहाँ पर आपका u है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये आपका जो f है ये फोकल लेंथ है, ठीक है। अब समझना, ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करने का तरीका होता है कि आपको, वैसे तो जब मैं सवाल कराऊंगी तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको ये बात बता देती हूँ पहले से ही कि जो भी आपको वैल्यू यहाँ पर दिया है, जैसे क्वेश्चन में आपको v दिया है, ये u दिया है, तो जो भी वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को आप प्रॉपर साइन के साथ यूज करिए, ठीक है। क्वेश्चन में जिस तरह का डिटेल लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग देख करके और उसका साइन वहां पर प्रॉपर डाल लीजिए। और जो भी वैल्यू आपको निकालना है वो अपने आप, जब आप सोल्यूशन करेंगे उसको, तो अपने आप वो साइन के साथ चला आएगा, ठीक है। उसका आपको साइन वहां पर मेंशन करने की पहले से जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? जो भी डेटा यहाँ पर पहले से आपके क्वेश्चन में गिवन है उस डेटा को साइन के साथ, प्रॉपर साइन के साथ यूज करना है। अगर आपने उसका साइन सही लिया है तो जिस भी चीज को आप निकाल रहे हैं वो खुद पे खुद साइन के साथ चला आएगा। समझ के बात को? सवाल कराऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर देखो, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बारे में एक और बात बताना चाहती थी मैं। फोकल लेंथ जो है, जिसको आप एफ बोलते हो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ वैल्यू होता है, r/2 होता है, ठीक है। ये बात शायद प्लेन मिरर में भी सिखाया था मैंने, एक बार फिर से यहाँ पर बता दिया है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जो कि बहुत ही ईजी भी है, आप समझते हैं इस बात को। फोकल लेंथ मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। मैं इस बात को लिख लेती हूँ यहाँ पर। पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। फोकल लेंथ for a spherical mirror, for a spherical mirror does not depend on मीडियम। मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है ये, ठीक है। तो बड़ा ही एक जनरल क्वेश्चन रहता है जो पूछते, हर जगह मेंशन रहता है, हर जगह पूछ भी लेते हैं कभी कभी। सवाल ये रहता है कि पूछते हैं कि अगर एक कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है और उसको इमर्स कर दिया गया वाटर के अंदर, पानी के अंदर डुबा दिया गया, तो उसमें फोकल लेंथ में कितना चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आंसर होगा कि फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा, क्योंकि फोकल लेंथ मीडियम पर डिपेंड ही नहीं करता है। आप पानी में डुबाओ या तेल में डुबाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ आपका चेंज नहीं करेगा। क्लियर है ये बात? चलो, ये बात भी याद रखना है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है ये वैल्यू, ठीक है। चलो, अब हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिराइव करना सीखते हैं, उसके बाद हम लोग और भी कुछ बात कर पाएंगे। तो मैं इसको हटाती हूँ, तब मैं डेरिवेशंस बताना शुरू करती हूँ।
देखना, डेरिवेशन कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला का, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, यही डिराइव करना है। ठीक है, तुम्हारे पास जितनी भी केसेस तुमने पढ़ी हैं, कॉन्वेक्स की हो चाहे कॉन्केव की हो, किसी का भी यूज करके इसको डिराइव कर सकते हो। मैं यहाँ पर कोई एक केस जो कि कॉन्केव का है उसको यूज करके डिराइव करूंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जरा समझना। सबसे पहले तो भाई डिराइव करने के लिए रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो आओ कर लेते हैं। ये देखना, मेरे पास है एक कॉन्केव मिरर। ठीक है, और ये हो गया इस मिरर के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये तुम्हारा है फोकल लेंथ और ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका नाम ओ ए हमने ले रखा है। क्लियर है क्या ये सारा बात? अब तुमको पता है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड हो, है ना, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, तो उसका इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है और वो इमेज रियल होता है। ठीक है, रियल भी होगा, और अगर रियल इमेज है तो मैंने बताया था कि वो इमेज उल्टा रहता है, इन्वर्टेड रहता है। तो ये सारी बातें तुमको पहले से याद है। ठीक है, और याद होनी चाहिए, तभी तुम यहाँ पर सारा कुछ बहुत आसानी से समझ पाओगे। क्लियर है क्या? चलो, तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें रे डायग्राम बनाने के लिए कोशिश करते हैं। मैंने आपको रे डायग्राम खींचने के तरीके सिखाए थे, मैं वही तरीका यहाँ पर यूज कर रही हूँ। चलो पहला मैंने ले लिया कि भाई मेरा, और तुमको पता नहीं ये पोल है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वो पोल है। ठीक है, चलो, तो मेरा पहला रे जो होगा वो मैंने डाल दिया पोल पर, मान पोल पर डाल दिया, और पोल पर ये कुछ थीटा एंगल फॉर्म कर लिया है। सही है, और फिर इस पोल से ये रिफ्लेक्ट बैक कर गया, ये रिफ्लेक्ट बैक कर गया, है ना, कुछ थीटा एंगल से, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। फिर दूसरा रे मैंने ले लिया कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया मैंने। सही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया हुआ इंसिडेंट रे हमेशा उसी पाथ पर रिट्रेस कर जाता है, तो ये अपना रिट्रेस भी कर गया। ठीक है, और इमेज बनाने का तरीका सिखाया था कि आपका जो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मीट करती हैं उस पॉइंट को ही हम लोग उठा करके प्रिंसिपल एक्सिस से उसको चिपका देते हैं, तो वो हिस्सा जो है वो इमेज बना रहा होता है। तो आप देख सकते हैं इस इंसिडेंट रे का ये रिफ्लेक्टेड रे है और इस इंसिडेंट रे का इसी पर रिफ्लेक्टेड रे है, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे मीट हुआ है वो इस पॉइंट पर मीट हुआ है, मतलब ये आपका इमेज है। सही बात है क्या? जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है वही इमेज बनाता है, वही पॉइंट इमेज फॉर्म कर रहा होता है, तो मैंने इमेज बना लिया। और इस इमेज का नाम भी मैं लिख सकती हूँ, तो नाम हो जाएगा ए और इसको लिख दिया आई। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, अब हम लोग को यहाँ पे कुछ कुछ पहले साइन कन्वेंशन यूज करना है। तुमको याद होगा मैंने तुमसे कहा था कि जितना भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है रे ऑप्टिक्स के अंदर, वो सब का सब पोल से मेजर करना होता है। ठीक है, मतलब मिरर के केस में सबका सब कहां से मेजर करते हैं? पोल से। तो पोल से ओ तक का जो डिस्टेंस है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहोगे तुम, तो मैं पी ओ को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कह रही हूँ यू। और चूंकि इनकमिंग रेज इस डायरेक्शन में है, जो ऑब्जेक्ट से रे आ रही है उस तरफ आ रही है, और मुझे डिस्टेंस पी से ओ की तरफ जाना है, उल्टा जाना है, तो माइनस साइन लगा लेंगे। पीछे पर पढ़ाया था इस बात को साइन कन्वेंशन में। चलो दूसरी चीज, पी से आई तक का डिस्टेंस देख लो, फिर से इधर जा रहे हो तुम, रेज इधर आ रही है, तुम इधर जा रहे हो, और आई जो है इमेज है, तो ये माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, फिर P से F तक का डिस्टेंस, P से F तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगा, माइनस F हो जाएगा। ठीक है, इधर जा रहे हो तुम, और कॉन्केव मिरर है तो ऐसे भी नेगेटिव फोकल लेंथ होगा, ये भी बात याद होगा। चलो, और आखिरी एक डिस्टेंस और ले लो, P से C तक का जो डिस्टेंस है उसको तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह लेते हो। सही है क्या? चलो, तो ये तुम्हारा चार मैंने यहाँ पर डिस्टेंस साइन कन्वेंशन को यूज करके लिख दिया। इसका यूज होगा आगे, और साथ में तुमको साइन कन्वेंशन भी याद आ गया होगा।
चलो अब लगाते हैं इसको हम लोग, थोड़ा इसमें डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए मैं थोड़ा सा दो चार स्टेटमेंट यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर, दो चार नहीं बस एक स्टेटमेंट मेंशन करूंगी। चलो बताना जरा क्या लिखना चाहिए मुझे। मैंने मान लिया है कि लेट एओ बी द ऑब्जेक्ट lying beyond center of curvature, and for which image is formed between center of curvature and focus। ठीक है, एंड फॉर विच एआई इमेज, लिख लो यहाँ पर एआई इमेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, इस इमेज का नाम है एआई। सही है, एआई इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तुम ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पर एक दो ट्रायंगल दिख रहा है, मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है AOC और एक ट्रायंगल दिख रहा है AIC, जिसके लिए जो ये एंगल है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा एक दूसरे के साथ। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, और मैं इसको लिख लेती हूँ अल्फा। चलेगा क्या? तो मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे अगर लिखूं, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल AIC, तो देखना जो अल्फा है वो कॉमन एंगल है, और इसका अगर tan फंक्शन निकाल रही हूं मैं, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो सकता है, क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो AO अपॉन में OC। सही है। वहीं दूसरा जो ट्रायंगल AIC है, ट्रायंगल AIC में इस tan अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, बार बार बोलती रहती हूँ कि ट्रायंगल में जिस भी साइड पर एंगल लाई करता है, जिस भी साइड पर एंगल लाई करता है वो बेस की तरह एक्ट करेगा, और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा। पता होगा ये बात। तो ये आपका जो एंगल है, देखो यहाँ पर ये जो एंगल है, इस एंगल का इस साइड पर ये लाई कर रहा है तो ये बेस है, और ये जो रेड वाला लाइन है वो उसका परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, AI अपॉन में IC। कोई दिक्कत नहीं है, इसको अरेंज कर लो। AO अपॉन में AI इज इक्वल्स टू OC अपॉन में IC, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया है ना। चलो इसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लिख दिए हैं। AO अपॉन में AI इज इक्वल्स टू OC अपॉन में IC, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब मेरे को एक और ट्रायंगल दिख रहा है, तुमको दिख रहा है या नहीं तुम बताओ, और उसमें भी एक एंगल है जो कॉमन है, ट्रायंगल AOP। ट्रायंगल AOP दिख रहा है क्या, ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल AOP, और एक ट्रायंगल दिख रहा है AIP, ट्रायंगल AIP। सही है, जहां पर फिर से एक एंगल कॉमन है थीटा थीटा, और दोनों आपस में बराबर भी है। ठीक है, तो आओ जरा इसको भी कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AIP, AOP में और AIP में जो एक कॉमन एंगल है tan थीटा, उसकी वैल्यू निकालनी है। बताना कितना होगा tan थीटा। ये थीटा एंगल है, तो ये पूरा का पूरा जो है साइड वो बेस की तरह करेगा, OP वाला साइड है ना। तो मैं बोल सकती हूँ परपेंडिकुलर हो जाएगा AO बाई में OP, और इस थीटा के लिए ये वाला साइड फिर से, ठीक है, दिख रहा है क्या, PI वाला साइड, P से I तक का साइड, और ये एक्ट करेगा परपेंडिकुलर की तरफ, तो ये हो जाएगा AI अपॉन में IP। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई में बेस, परपेंडिकुलर बाई में बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई में बेस। ठीक है, यहाँ लिख लिया। और अगर इसको भी थोड़ा अरेंज करें तो देखना जरा, यहीं पे अरेंज करते हैं। AO अपॉन में AI इज इक्वल्स टू OP अपॉन में IP। देखो तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। सही है, AO अपॉन में AI, OP अपॉन में IP। सही है,
ऊपर भी AO अपॉन में AI का वैल्यू आया है, नीचे भी AO अपॉन में AI का वैल्यू आया है। दोनों इक्वेशंस के अंदर AO अपॉन में AI का वैल्यू आया हुआ है। तो मतलब अगर AO अपॉन AI ये भी है और AO अपॉन में AI ये भी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। कर सकते हैं? तो आओ कर लेते हैं इस बात को। तो यहाँ पे हो जाएगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, OC अपॉन में IC इक्वल टू OP अपॉन में IP। देख लो, कोई परेशानी है? OP अपॉन में IP, ये आपका यहां से इसको आपने इसके इक्वल कर दिया है, ठीक है, इसको आपने इसके नहीं, सॉरी, इसके इक्वल कर दिया है। ये कर लिया आपने। अब हम लोग को ये जो इक्वेशन है इसी को खोलना है इस रे डायग्राम की मदद से। खोला जाए? चल, ओसी तुम्हारा देखो ये है, तुमको तो ओसी पता ही नहीं है क्या चीज है, ओसी नहीं पता है, लेकिन तुमको देखो ध्यान से, पीओ पता है, पीओ पता है और पीसी पता है। तो अगर पीओ में पीसी घटा दोगे तो ओसी नहीं आ जाएगा। लिख सकते हैं इस चीज को? तो आप लिख लेते हैं। तो ओसी इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं पीओ माइनस पीसी, पीओ माइनस पीसी, ठीक है, तो ओसी आ गया। उसी तरीके से आईसी तुम बताओ, ये आईसी है, ये डिस्टेंस आईसी है। अब आईसी तो तुमको नहीं मालूम है, लेकिन तुमको पीसी पता है और पीआई पता है, तो पीसी माइनस पीआई, कोई दिक्कत नहीं है ना। और देखो जरा ध्यान से, ये एक्चुअली ओपी जो है वो कुछ और नहीं, पीओ ही लिखा हुआ है, इसको ही पलट के लिख लेते हैं। और ये आईपी जो है वो एक्चुअली पीआई लिखा हुआ है, तो लिख लिया इस तरीके से, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पीओ का वैल्यू यहां से देखना कितना हो जाएगा, माइनस यू माइनस पीसी का वैल्यू माइनस आर, ये वाला माइनस यहां पर आ गया और पीसी का जो माइनस है वो अंदर में, डिवाइड में पीसी का वैल्यू माइनस आर, ठीक है, और पीआई का वैल्यू माइनस वी, सही है। पीओ का वैल्यू फिर से माइनस यू और पीआई का वैल्यू है जो वो हो जाएगा माइनस वी, सही है। अब इसको सॉल्व करो, कैसे होगा सॉल्व भाई बताओ जरा। माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर माइनस आर माइनस माइनस प्लस वी इक्वल टू माइनस माइनस कट गया यू बाई वी, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगा माइनस यू वी प्लस वी आर इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी, ठीक है, प्लस यू वी, ये वी है सब, सही है, यहाँ पे वी लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, वी है। ये इक्वेशन आ गया है। अब दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी यूवी आर से डिवाइड कर दो इन सबको। आओ लिखूंगी नहीं मैं, स्टेटमेंट लिख लोगे तुम खुद से ना, यूवी आर से डिवाइड कर दो, यूवी आर से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो देखो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ पे यूवी, यूवी खत्म, यहाँ पे वी आर खत्म, यहाँ पे यू आर खत्म, यहाँ पे यू वी खत्म, ठीक है। चलो बताओ क्या बचेगा, वैल्यू बचेगा कुछ माइनस वन अपॉन में आर प्लस वन अपॉन में यू इक्वल टू माइनस वन अपॉन में वी प्लस वन अपॉन में आर, ये बचेगा। अब इस माइनस वन बाई आर को इधर ले जाओ और इस माइनस वन बाई वी को इधर ले आओ, ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगा प्लस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इक्वल टू, ये उधर चला गया तो टू बाई आर, है ना। और अभी तुमको दिखाया था आर बाई टू जो होता है वो वन, सॉरी, आर बाई टू जो होता है वो एफ होता है, तो टू बाई आर, मेरी बात समझ में आई क्या बोला मैंने, एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू होता है ना। तो अगर इसको पलटोगे तो यहाँ पे भी इसको पलट दो और यहाँ इसको भी पलट दो, तो मतलब टू बाई आर वन बाई एफ लिखा हुआ है ना। समझ गए बात को क्या बोला? चलो तो इसको मैनेज कर लो जरा। तो ये अल्टीमेटली लिखा हुआ है, पता है ना, टू प्लस थ्री इक्वल टू थ्री प्लस टू हो सकता है, माइनस में ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर वही चीज कर रही हूँ, वन बाई वी प्लस वन बाई यू, गलत नहीं है ये भी, है ना, वही चीज लिखा हुआ है, बस तुम्हारे सामने जैसे लिखा था वैसे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि सेम टू सेम वैसा ही दिखेगा ये भी। वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल्स टू वन बाई एफ, ये तुम्हारा मिरर फॉर्मूला यहाँ से प्रूव हो चुका है।
ठीक है, ये तुम्हारा मिरर फॉर्मूला यहाँ से प्रूव हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक तुमको ये पूरा का पूरा बात समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मिरर फॉर्मूला को प्रूव करना है। ठीक है, अब तुम कोई और भी रे डायग्राम चाहो तो यूज करके इसको प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर पर भी अप्लाई करके देख सकते हो, लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें क्लियर है। अब आओ बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मैग्निफिकेशन का। ठीक है, यहीं पर बात करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। मैग्निफिकेशन देखना, और एक छोटा सा चार्ट बनवाऊंगी जिससे तुमको सारे केसेस, 6 केसेस जो थी कॉनकेव की और एक केस जो था वो कॉन्वेक्स का, सारा केस का तुमको मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो होगा वो क्लियर होगा। चलो बात करते हैं। मैग्निफिकेशन जो होता है अल्टीमेटली इसका मतलब ही होता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज में कौन किससे कितना मैग्निफाइड है इसको बताना, कंपैरिजन है अल्टीमेटली। तो मैग्निफिकेशन कुछ और नहीं, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट होता है, इमेज टू द ऑब्जेक्ट होता है। समझ रहे हो? यहां पे मैं कुछ पार्ट इसका साफ कर देती हूं ताकि मैं इधर लिख सकूं। ठीक है, देखना, तो अल्टीमेटली मैग्निफिकेशन इक्वल टू एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, मतलब साइज ऑफ इमेज बाई में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, जो कि -v/u से भी निकाला जा सकता है, मतलब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव टाइम्स ऑफ इमेज डिस्टेंस बाई में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इससे भी तुम क्या कर सकते हो, मैग्निफिकेशन को फाइंड कर सकते हो, एम बोलते हैं मैग्निफिकेशन को, इसको फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इमेज इन्वर्टेड है, अगर इमेज कैसा है, इन्वर्टेड इमेज है, तो उसका हाइट नेगेटिव लिया जाएगा, ये बात पीछे साइन कन्वेंशन में बता चुके हैं। और अगर इमेज इरेक्ट है, सीधा इमेज है ना, तो उस केस में यहाँ पर पॉजिटिव हाइट लिया जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाने पर पॉजिटिव हाइट लेते थे, नीचे जाने पर नेगेटिव हाइट लेते थे। तो अगर इन्वर्टेड होगा तो नीचे होगा प्रिंसिपल एक्सिस से तो नेगेटिव हाइट लेंगे, सीधा होगा तो ऊपर होगा तो पॉजिटिव हाइट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब देखना, अब यहाँ पर मैं इस मैग्निफिकेशन का जो ये फॉर्मूला है इसको मैं सारे केसेस पर लगा के दिखाती हूँ। ये सब मुझे साफ करना होगा, ये सब मुझे हटाना होगा, तब मैं तुमको बता पाऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ देखो सर। चले आ जाओ देखो, मैग्निफिकेशन हम लोग दो, हमारे पास मिरर है, दोनों ही में लगाना है। एक मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, और दूसरा जो मिरर है वो है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अगर तुमको याद हो तो कॉनकेव मिरर की पहले बात करते हैं। कॉनकेव मिरर में 6 केसेस हुआ करती थी, सही है, और उन 6 केसेस में जो 5 केसेस थी, ठीक है, उसके इमेज जो बना करते थे वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हुआ करते थे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हुआ करते थे। जबकि आपका जो वहां पर एक केस था, जो एक केस था, उस केस में आपका जो इमेज था वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हुआ करता था। सही है क्या, है ना? जो 5 केसेस थे उसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज था, और जो मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उधर ही आपका इमेज भी बनेगा, और वो इमेज उल्टा बनेगा, ऑब्जेक्ट सीधा रहेगा, इमेज उल्टा बनेगा। जबकि एक केस जो था, उस केस में आपका इमेज जो था वो मिरर के पीछे बनता था, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उसके उल्टे डायरेक्शन में बनता था, और आपका जो इमेज है वो सीधा बनता था, मतलब जिस साइड से ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड से इमेज भी बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे केस हुआ करती थी। अब याद करो 5 केसेस कौन सी थी।
याद होगा भी तुमको, ठीक है, और नहीं याद है तो याद होना भी चाहिए। चल बताओ तुम मुझे, वो 5 केसेस कौन कौन सी थी? 2 केसेस थी जिसमें बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जाना था, एक में एट इंफिनिटी, एक में इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। मैं यहां लिखते भी चलती हूँ, ठीक है। जो पहला केस था उसमें था एट इंफिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन लिख रही हूं मैं, एट इंफिनिटी। उसके बाद बिटवीन, बिटवीन, इसको ऐसे नहीं चार्ट बना देती हूं मैं, रुको। ठीक है, पहला केस जो था उसमें एट इंफिनिटी ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ठीक है। और ये बात भी तो मालूम है ना तुमको कि इन सारे ही केसेस में ऑब्जेक्ट जो लिया गया था वो ऑब्जेक्ट रियल था। ऑब्जेक्ट कैसा था, रियल था। तुम वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन तुमने जो ये सारे केसेस पढ़ी थी इन सब केसेस में ऑब्जेक्ट कैसा लिया गया था, रियल ऑब्जेक्ट लिया गया था। और रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा नेगेटिव होता है, ये बात मैंने बता रखा है तुमको, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सही है क्या? चल अब, और वही अगर रियल इमेज होगा तो वी नेगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज होगा तो वी पॉजिटिव होगा, ठीक है। इन सब बात को यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ मैं। अगर रियल इमेज होगा तो वी नेगेटिव होगा, और अगर वर्चुअल इमेज होगा तो वी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज है तो माइनस एच होगा, इरेक्ट इमेज है तो प्लस एच होगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया सारा बात? चलो अब हम लोग इसको थोड़ा सा लगाते हैं, मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकालते हैं सारे केसेस में। तो एट इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा जो केस था उसमें बिटवीन सेंटर इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है ना, नजर अभी आ रहा होगा, ठीक है। फिर तीसरा केस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथा केस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सही है। और पांचवा केस एट फोकस। कोई दिक्कत नहीं है। चलो इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, आओ इस पर मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तुमको बोला था इन्फिनिटी पे कोई भी चीज अगर हम रखते हैं तो उसका साइज हम बहुत 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 बड़ा मानते हैं। तो इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो पक्का ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, देखो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है एच आई बाई में एच ओ। तो मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट बहुत बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर का साइज जो है, हाइट जो है वो इन्फिनिटी है या कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, उसके कंपैरिजन में इमेज का हाइट उससे छोटा है। तो अगर न्यूमरेटर तुम्हारा छोटा हो जाए और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो ओवरऑल जो आपका वैल्यू होता है, जो रेशियो होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, इमेज जो है वो उल्टा है, इन्वर्टेड इमेज बनाया है तुमने, तो इन्वर्टेड इमेज के लिए हाइट नेगेटिव लेना होता है, तो वैल्यू जो होगा वो लेस देन 1 होगा, और सिर्फ लेस देन 1 नहीं, लेस देन -1 होगा। आई होप तुमको मेरी बात समझ में आई है, ठीक है। ये वैल्यू जो होगा ये 1 से छोटी होगी, है ना, तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू जो होगी एम की वो लेस देन 1 होगी, और चूंकि ये माइनस साइन भी है यहाँ पर तो लेस देन -1 होगी। तो मैं इस बात को यहाँ पर लिख लूं कि यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है इस केस में वो एम का लेस देन -1 होगा। कोई दिक्कत है क्या? लेस देन क्या होगा, -1 होगा। चलो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है। तुम बताना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से उतर करके और इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे जितना साइज था ऑब्जेक्ट का उससे छोटा साइज हो गया है ऑब्जेक्ट का, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो गया है? नहीं नहीं, अभी भी छोटा नहीं हुआ है ना। तो ऑब्जेक्ट कुछ छोटा हुआ है पिछले केस से, ठीक है, लेकिन इसका इमेज अभी भी इस ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा। समझ में आया क्या बोला है? ध्यान से सुनना। इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा गया था तो उसका इमेज छोटा बना। अब ऑब्जेक्ट को तुमने इन्फिनिटी से नीचे उतार दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के और इन्फिनिटी के बीच में ले आए हो, तो ऑब्जेक्ट यहां पर अभी भी बहुत छोटा नहीं हो गया है। इन्फिनिटी पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था, अभी थोड़ा साइज में छोटा हो गया पिछले केस से, लेकिन इसका भी इमेज क्या बनेगा, इस ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा, मतलब इमेज स्टिल छोटा ही होगा। समझ में आ रहा है? इमेज कैसा होगा, स्टिल क्या होगा, छोटा होगा। और इमेज कहां बनेगा, याद करो, जब तुम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हो तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है।
तो तुम्हारा इमेज जो होगा वो छोटा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो वही सेम बात यहाँ पर भी है ना। तो इसके लिए भी हम वही बात लिख सकते हैं कि m इज, दोनों के लिए एक साथ ही लिख देती हूँ, दोनों ही केस के लिए यहाँ पर, इन दोनों ही केस के लिए जो m होगा वो लेस देन -1 होगा। आई होप तुमको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। सही है क्या? ठीक है, चलो अब बताना जरा, इसको थोड़ा और अच्छे से कर देती हूँ। चलो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखो, अब बताओ। अब तुमको इसे देखो रिलेटिवली सब कुछ याद कर लेना है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट बड़ा रहता है, इमेज छोटा रहता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पहुंचते हो तुम तो ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल साइज के। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसके नीचे ही उसका इमेज बन जाएगा और सेम साइज का बनेगा, है ना। तो अगर तुम इसका मैग्निफिकेशन निकालोगे तो मैग्निफिकेशन HI बाई में HO जो होगा वो दोनों वैल्यू बराबर होगा, तो कट के तो 1 आ जाएगा। लेकिन हाइट ऑफ इमेज कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेंगे क्योंकि सीधा रखा हुआ है, इमेज उल्टा बना है तो माइनस लेंगे, तो ये वैल्यू -1 हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर m का वैल्यू -1 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो फिर से एक बार बोलती हूं मैं कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा हुआ हो तो ऑब्जेक्ट बड़ा रहता है, इमेज छोटा रहता है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है तो ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल साइज का हो जाता है। और जब ऑब्जेक्ट को तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर ले आते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के अंदर ले आते हो, बीच में ले आते हो या फोकस पर ले आते हो, तो अब उल्टा हो जाता है। इमेज तुम्हारा इंफिनिटी की तरफ मूव करने लगा है और अब इमेज बड़ा होगा और ऑब्जेक्ट छोटा होगा। बात याद हुई है क्या बोला है मैंने? ठीक है, ये पूरा का पूरा समराइज है कि हमको याद रखना है कैसे कैसे चीजें हैं, तभी तुम फास्ट तरीके से इसको सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन के अंदर भी, चाहे अभी मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी तो उसके अंदर भी। समझ पाए बात को? तो मैंने बोला देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया तो अब इमेज बनेगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। और अगर उसके वहां पर बनेगा तो उस केस में इमेज का साइज बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होगा, तो न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो ओवरऑल इसका वैल्यू जो होगा वो 1 से बड़ा ही होगा, है ना। तो 1 से बड़ा होगा, लेकिन हाइट ऑफ इमेज अभी भी क्या है? नेगेटिव होगा क्योंकि उल्टा इमेज है। तो वैल्यू जो होगा वो कैसा हो जाएगा? m, देखो इन दोनों के लिए सेम ही वैल्यू आएगा, मैं लिख के वैसे दिखा देती हूँ, m ग्रेटर देन -1। सही है क्या? m जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा और माइनस साइन भी साथ में जाएगा तो -1 से बड़ा होगा। क्लियर है क्या? वही फोकस के लिए भी, फोकस पर जैसे ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका इमेज तो इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा, तो इमेज तो बहुत ही बड़ा, बहुत ज्यादा हाइट हो गया इसका, है ना। और ऑब्जेक्ट का हाइट उसके आगे बहुत छोटा सा है, तो इतना छोटू सा ऑब्जेक्ट है, उतना बड़ा सा इमेज है, तो इसका वैल्यू तो डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा ना। m का वैल्यू डेफिनेटली 1 होगा, 1 से बड़ा होगा। और ये हाइट ऑफ इमेज, इंफिनिटी पे भी जो इमेज बना है वो कैसा बना है? उल्टा बना है, तो उसके लिए भी साइन माइनस लोगे, तो यहां पर भी जो केस होगा वो कैसा होगा? इन दोनों के लिए, फिर से इन दोनों के लिए जो उसकी कहानी होगी वो m ग्रेटर देन -1 होगी, m ग्रेटर देन -1 हो जाएगी। ठीक है, कुछ बुक्स में ना ऐसे कर लेते हैं कि जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के लिए m ग्रेटर देन -1 और इसके लिए m यहाँ पर ग्रेटर देन का जो साइन है उसको 2-3 साइन लगा देते हैं, मतलब मच ग्रेटर देन -1 कर देते हैं। ठीक है, बट ओवरऑल बात वही है ले दे करके, मुझे एक तुमको डेटा बताना, और मैंने इसलिए इसको ऐसा कर लिया है। ये भी गलत नहीं है, ये भी बुक्स में ऐसे मेंशन भी रहता है। ये मैंने तुमको इसलिए बताया इस तरह से ताकि तुमको याद करने में आसानी रहेगा कि 3 ही m का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, m लेस देन -1, ग्रेटर देन -1 और इक्वल टू -1। ठीक है, कॉन्केव मिरर के लिए 5 केसेस में -1 के ही वैल्यू के आगे पीछे सब कुछ घूमता रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसका एक जो केस है, लास्ट का केस जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है, उसकी बात कर लेते हैं। याद करो क्या केस था, तुम बताओगे मुझे। चलो बताओ कैसे करोगे तुम? मैग्निफिकेशन का वैल्यू HI/HO, सही है। याद करो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है इस केस में, इस वाले केस में ऑब्जेक्ट को तुमने कहाँ रखा है? मैं इस कॉन्वेक्स मिरर को थोड़ा और नीचे कर लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे। और वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर में बहुत ज्यादा है नहीं कॉन्वेक्स। चलो मिरर, बताना इस केस में जो तुम्हारा इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ रखा हुआ है? तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा रखा हुआ है बिटवीन फोकस एंड पोल, है ना। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट के उल्टेड साइड में इमेज बना है, मतलब वर्चुअल इमेज बना है, मिरर के पीछे इमेज बना हुआ है और वो इमेज साइज में बड़ा है। याद पड़ रहा है तुमको? तो यहाँ पर HI का वैल्यू बड़ा होगा,
एचओ के कंपैरिजन में, पहली बात। दूसरी बात, इमेज सीधा रखा है, तो ये पहले तो एच आई का वैल्यू बड़ा है एचओ के कंपैरिजन में, तो वैल्यू पहले तो 1 से बड़ा होगा, और सीधा रखा हुआ है इसलिए प्लस एच आई होगा, ये वाला हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा, तो यहां पर वैल्यू जो होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, m ग्रेटर देन +1। कोई दिक्कत क्या? m क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन +1। इन तीनों ही केस से बिल्कुल अलग हो गया, कोई दिक्कत? और अब आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर का याद करो कहानी क्या था, दो केसेस थी, दोनों ही केस का सेम हाल था। ऑब्जेक्ट जो था तुम्हारा, यहां पे भी वर्चुअल इमेज बनता है, इस बात को भी लिख देती हूं मैं, इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। तो ऐसा नहीं करना कि बस उठा करके कॉन्केव वाला यहाँ पर कॉपी कर देना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहां पर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, यहां पर जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। याद करो, तुमने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा था और उसका इमेज फोकस पे बना हुआ था और छोटा सा इमेज बना था, है ना, तो इमेज यहाँ पर छोटा बनता है, समझ में आया, सीधा बनता है साथ में, ये अलग बात है। यहाँ पर भी इमेज सीधा बनता है, यहाँ भी इमेज सीधा बनता है, लेकिन यहाँ इमेज बड़ा होता है, यहाँ इमेज छोटा होता है। तो तुम बताओ, एच आई का वैल्यू, यहाँ पर इमेज छोटा बन रहा है तो छोटा होगा एचओ के कंपैरिजन में, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा, है ना, और सीधा बनता है इसलिए वैल्यू क्या होगा, +1 होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, कहाँ लिख दू, यहाँ लिख दू क्या, m ग्रेटर देन, सॉरी m ग्रेटर देन नहीं, m वैल्यू 1 से छोटा है ना, लेस देन +1। देख रहे हो क्या, m लेस देन +1, समझ में आ जाएगा, लेस देन +1, ठीक है। ये वैल्यू हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा मैग्निफिकेशन का वैल्यूज हो गई अलग अलग केसेस के लिए, और इसी के थ्रू मैंने तुमको याद भी करा दिया कि रे डायग्राम किस तरीके से हमने बनाया हुआ था। अब मुझे इसकी मदद से तुमको ग्राफ प्लॉट करना सिखाना है। तो यहां तक की बात पहले क्लियर है, तुमको समझ आ गई है। चाहे का टॉपिक शुरू करते हैं, आओ देखो, अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे अलग अलग एक्सेस को लेकर के। अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले सारा कुछ क्लियर किया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, उसका मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट के हाइट और इमेज की हाइट के बीच में कंपैरिजन करके दिखाया, उसके बेसिस पे एम की वैल्यू डिसाइड करी हमने। तो ये सारा कुछ तुमको अब यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, और पीछे हमने डायग्राम भी सीख रखा है, तो तुमको वो सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए तुमको एक एक बात याद रखना पड़ेगा कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनता है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कहाँ पे बनता है ना, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा तो इमेज का पोजीशन क्या लिया जाएगा, ये सब कुछ एवरीथिंग तुमको क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज क्लियर नहीं होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ग्राफ को प्लॉट करने में, ठीक है। पर फिलहाल इस बात को पहले समझते हैं, पहले मेरी से सारी बातें सुन लो, और अगर तुमको नहीं भी याद होगा अगर फॉर एग्जाम्पल, तो तुम सबसे पहले क्लास को खत्म करने के बाद जाकर के रे डायग्राम को थोड़ा सा पहले याद करोगे, रिलेटिव जो पोजीशंस है कि ऑब्जेक्ट के लिए इस पोजीशन पे अगर रखा जाए ऑब्जेक्ट को तो उसके लिए कहाँ पर इमेज बनेगा, पहले ये बात क्लियर कर लेना। उसके बाद आकर के खुद से ग्राफ को प्लॉट करके देखना, तुमको डेफिनेटली चीजें आ जाएंगी। बात शुरू करें, आओ चलो। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा रखा है 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ प्लॉट करना है हम लोग को स्फेरिकल मिरर के लिए, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, आओ प्लॉट करके देखते हैं। सबसे पहले ये एक्सिस ले लिया जाए, तो ये मेरा है 1/v और ये है मेरा 1/u, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर दो होती हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों को लगाएंगे हम लोग, दोनों को यहाँ पे दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। लेकिन मिरर फॉर्मूला पहले लगाते हैं, तुमको आता है, चलो बताओ मुझे मिरर फॉर्मूला क्या होगा, बताना जरा। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, सही है। चलो अब तुम ध्यान से देखो और बताओ मुझे, इस 1/v को हमने y माना है, इस 1/u को हमने x मानना है, इसको y मान लिया, इसको x मान लिया, ठीक है, दिख भी रहा है वहां पर। f जो होता है किसी एक मिरर के लिए फोकल लेंथ जो होता है वो फिक्स होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है भाई। फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है, तो तुम एक फिक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर का ही स्फेरिकल मिरर लिए होगे ना, तो फोकल लेंथ भी फिक्स रहेगा, वो तो चेंज होने से ना रहा। तो अल्टीमेटली फोकल लेंथ एक फिक्स वैल्यू है, और अगर तुमने उसका इनवर्स कर दिया है तो वो भी कांस्टेंट रहेगा, वो भी फिक्स रहेगा। तो मैं इस 1/f को कांस्टेंट मान लेती हूँ, c मान लेती हूँ। अब देखो इसको ध्यान से, और इस इक्वेशन को ध्यान से देख करके बताओ कि इक्वेशन कैसा दिखने लगा। क्या ये तुमको ऐसा दिख रहा है, y प्लस एक्स
इक्वल टू सी। ये सिर्फ मुझे दिख रहा है, तुमको भी नजर आ रहा है ना। ये जो इक्वेशन, इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ, देखना। y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल। और अब तुम मुझे बताओ, जब भी तुमको ऐसा इक्वेशन देखते हो तो कुछ कुछ होता है कि नहीं, दिल और दिमाग में होता है। ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सही बात है, सब लोग को पता होगा ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे और नहीं भी पता होगा तो कोई बात इसी नहीं है, ठीक है, सीख जाओगे, अभी करूंगी तो तुमको समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है ये, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ठीक है। घबराओ नहीं, मैं तुमको जुगाड़ सिखा देती हूँ, यहीं पर तुमको आ जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका जो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, y प्लस माइनस एम एक्स प्लस माइनस सी, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। जिसमें y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये कांस्टेंट है, और इसको स्लोप कहा जाता है, ठीक है, इसको स्लोप कहते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब यहां पर पहले थोड़ा सा कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का बात भी करना पड़ेगा, तब ये ग्राफ प्लॉट हो सकेगा। तो तुम बताओ कि मिरर अपने पास दो तरह की है ना। एक मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा मिरर बोल दो कौन सा, कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए बेटा जी जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है बाबू, पॉजिटिव। कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो ये ध्यान से देखना, ये सी पॉजिटिव रहेगा। तो उस केस में इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन कुछ ऐसा लिखा जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत। जबकि फोकल लेंथ अगर नेगेटिव हुआ तो 1/f भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब c भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ लिखा जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसको यहां मत लिखो, दिक्कत होगा ग्राफ प्लॉट करने में, यहां लिख लेती हूँ, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस सी। कोई तकलीफ बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है, समझ में आई बात। ये इक्वेशन तो सिंपल है, वही चीज लिखा है, बस फोकल लेंथ देख करके, मिरर देख करके फोकल लेंथ डिसाइड किया, उसका साइन डिसाइड किया, और उस साइन से कांस्टेंट का साइन डिसाइड कर लिया, सही है। चलो अब आ जाओ ग्राफ प्लॉट करने पर, ग्राफ प्लॉट करने का टाइम आ गया है, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ध्यान से सुनो। इसको देखो ध्यान से, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी लिखा है। यहां पर देखो मैंने लिखा है कि x के आगे m लिखा हुआ है, प्लस या माइनस जो भी साइन रहे, साथ में m है। तो यहां पर अगर x को तुम छुपा लो तो अल्टीमेटली -1 लिखा है, जो ये m का वैल्यू है वो यहां पर कितना लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। मतलब स्लोप का वैल्यू तुम्हारा -1 है। और ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो स्लोप का वैल्यू है -m जो वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, ये जो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आई है, नेगेटिव स्लोप हमेशा कुछ ऐसे खींचे जाते हैं, इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब भी नेगेटिव स्लोप कहीं पर आता हो तो उसको ऐसे प्लॉट करते हैं, और जब भी पॉजिटिव स्लोप आता है तो उसको ऐसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उतरने जैसे ये जुगाड़ है, ठीक है। ये एक्चुअली मैथ्स में जब इसको जाओगे तो बहुत इसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं, लेकिन ये जुगाड़ है, बायोलॉजी और मैथ्स के बीच में लाई करता है ये, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये आपका स्लोप का, और बहुत अच्छा जुगाड़ है, मतलब सीरियसली ये जुगाड़ से आपका बहुत आसानी से ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा, पूरी की पूरी फिजिक्स जो है आपको 12th के अंदर सारी क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, यहाँ पर जो आपका नेगेटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप जब भी आपको दिखे तो उसके लिए ऐसा कुछ हमको प्लॉट करना होता है, ठीक है। आ जाओ अब इसको यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पर भी मेरा स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है। और ये पहली बात, अभी दूसरी बात सुननी है, देखना जरा, ये कांस्टेंट जो है, इस कांस्टेंट को हमेशा y एक्सिस पर काटा जाता है। किस पर काटते हैं, y एक्सिस पर। तुम्हारा ये है y एक्सिस, देख पा रहे होगे, ये जो ऊपर में लिखा है ये प्लस y है, और नीचे में ये माइनस y है, ये प्लस x है, और ये माइनस x है, ये +1/u है, ये -1/u है। इतनी सारी बातें समझ में आ रही है तुमको। ये कांस्टेंट यहाँ पर पॉजिटिव कांस्टेंट है, और तुमको पता है कि मैंने तुमसे कहा कि कांस्टेंट को तुमको y एक्सिस पर उसको मेजर करना है, y एक्सिस पर उसको देखना है। में कहीं पर भी कोई मेजरमेंट करना होगा तो डेफिनेटली ओरिजिन से करोगे, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कोई भी चीज मेजरमेंट कहां से करोगे, ओरिजिन से करोगे। तो ओरिजिन से तुमको +c चाहिए, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस पर मिलेगा या नेगेटिव y एक्सिस पर मिलेगा, कोई शक ही नहीं है, पॉजिटिव y एक्सिस पर मिलेगा, +c है। तो यहां से तुमने अपनी तरफ से एक मार्क लगा दिया, और ये तुम्हारा वो +c वाला वैल्यू हो गया, जो कि तुमने y एक्सिस पर +y एक्सिस पर कट कर लिया है, ठीक है। और अब उठा करके यहां से
तुम अपना स्लोप डाल दो। ये लो, ऐसे स्लोप डालना था, बोला था नेगेटिव स्लोप को ऐसे डाला जाता है, देखो स्लोप को डाल दिया मैंने, कोई दिक्कत क्या? ओके। और ये कौन से मिरर के लिए स्लोप खींचा गया है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो यहाँ पर लिख भी देती हूँ मैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये स्लोप यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं कॉनकेव मिरर केस में। कॉनकेव मिरर में भी स्लोप कैसा है? नेगेटिव है, तो स्लोप तो फिर से ऐसा ही होने वाला है। लेकिन इस बार जरा कांस्टेंट तुम बताओ, कांस्टेंट को कहाँ काटा जाए, प्लस वाई एक्सिस पे या माइनस वाई एक्सिस पे? श्योरली माइनस वाई एक्सिस पे। तो माइनस वाई एक्सिस पे कट करोगे तो यहाँ ओरिजिन से मैंने कुछ यहाँ पर मैंने इस तरह से कट कर लिया है, ठीक है, जो कि मेरा माइनस सी होगा। और अब मैं इस पर अपना स्लोप डाल दूंगी, तो स्लोप कुछ ऐसा, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, मैं अपने सी को ही थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, चलेगा ना? ठीक है, तुम स्केल से करना, एकदम प्रॉपर होगा, है ना? तो ये तुम्हारा जो है क्या कर लिया हमने, एक दूसरा, दोनों जो लाइन होंगी दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। अगर मेरा थोड़ा सा पैरेलल नहीं भी लग रहा होगा तो स्केल से करोगे तो पैरेलल आ जाएंगी। तो ये मैंने इसको स्लोप को कट कर लिया, ठीक है, ये सी था और इससे इस पर मैंने स्लोप कट कर लिया, सही है। और ये कौन से मिरर के लिए है तुम बता दो? कॉनकेव मिरर के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब देखना जरा, इसमें एक आधा चीज है, ग्राफ हो गया, यही ग्राफ था, वन बाई, मतलब ग्राफ सारा नहीं खत्म हो गया, ये ग्राफ तुमने प्लॉट कर लिया, वन बाई वी वर्सेस वन बाई यू का ग्राफ तुमने प्लॉट कर लिया स्फेरिकल मिरर के लिए। इसी तरीके से हम लोग प्लेन मिरर के लिए भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। आओ जरा देखो प्लेन मिरर के लिए कैसे ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। सबसे पहले तो ये वन बाई वी वर्सेज वन बाई व्यू नहीं होगा, देखो ये v वर्सेस u होगा, ठीक है, फॉर प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के लिए ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, ये मैं मिटा देती हूँ यहाँ पर, ये सब मिटा देती हूँ, इसका काम अभी भी पड़ेगा। चलो प्लेन मिरर है, तो मिरर प्लेन मिरर है तो इस पर भी हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो मिरर फॉर्मूला है ना, इसको लगा ही सकते हैं यहाँ पर भी, आओ और बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। देखना जरा, प्लेन मिरर, ठीक है, समझना, ये सब भी हटा दो, इस सब का भी काम नहीं है। देखना, v वर्सेस u का ग्राफ प्लॉट करना है, v वर्सेस u का ग्राफ प्लॉट करना है प्लेन मिरर के लिए। ये मिरर फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो अब तुमको पता है कि प्लेन मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और जो फोकल लेंथ होता है वो दोनों इनफाइनाइट होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का हाफ करोगे, एक बहुत बड़ी वैल्यू का आधा करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू ही आएगी, तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होगा। अब फोकल लेंथ इनफाइनाइट है तो तुम बताओ मुझे, वन बाई एफ का वैल्यू जीरो हो जाएगा कि नहीं प्लेन मिरर के लिए? तो अल्टीमेटली वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू जीरो, है ना? अब ध्यान से देखना, तो वन बाई वी इक्वल टू माइनस वन बाई यू, है ना? और अगर मैं इसको इसको रिवर्स कर दूं तो ये वैल्यू हो जाएगा v इक्वल टू माइनस यू। बोलो कोई दिक्कत है? v इक्वल टू माइनस यू, है ना, मतलब यहाँ पर जो तुम्हारा कांस्टेंट है वो जीरो हो गया है, समझ में आ रहा है? जब कांस्टेंट जीरो हो जाता है तो ग्राफ ओरिजिन से पास करता है, मेरी बात समझ में आई? जब अगर कांस्टेंट कुछ रहता है तो ग्राफ उस पर्टिकुलर आपको ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है वाई एक्सिस पर, और उस पर कट करके वहां से ग्राफ क्रॉस कराना पड़ता है, ठीक है, ग्राफ वहां से पास करता है। लेकिन जब कांस्टेंट जीरो हो जाए तो आपका उस केस में ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास करेगा। तो आओ जरा तुम बताओ, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, अभी मैंने तुमको इक्वेशन दिखाया था, तो ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, बोलो ये तुम्हारा जो है वो वाई एक्सिस है। अब इसको वाई एक्सिस नहीं मानना है, ये चीज गलत हो जाएगा, ये पीछे वाले के लिए था, वन बाई वी वहां पे वाई था ना, यहाँ पे तो वी वाई है, ठीक है, वी को लिया गया ना वाई एक्सिस पे, तो ये वाई एक्सिस है, ये चीज एक्स एक्सिस है, और इसके आगे देखो माइनस लिखा हुआ है ना, तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो स्लोप का वैल्यू है वो दिख रहा होगा, माइनस वन नजर आ रहा है, सही है क्या? ओके। और ऐसे भी तुमको पता है स्लोप का वैल्यू m जो होता है वो y बाई एक्स हम लोग निकालते हैं,
है ना, और y बाई एक्स निकालते हैं तो y का वैल्यू कितना है v, और प्लेन मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पढ़ा है हम लोगों ने, बस उल्टे डायरेक्शन में होता है ना, मतलब इमेज अगर आपका जो है इस तरफ होगा तो ऑब्जेक्ट उस तरफ होगा, ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा तो इमेज उस तरफ होगा, सबको पता है। तो v अपॉन में यहाँ पर x के जगह पर क्या लोगे u, और वो भी माइनस यू ले लोगे, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो कट जाएंगी, तो वैल्यू -1 हो जाएगा, तो स्लोप का वैल्यू तुमको दिख भी रहा है -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो कितना है, यहाँ पर 0 है, नजर आ रहा होगा। तो आ जाओ फिर से ध्यान से देखो और तुम मुझे सोचकर बताओ कि जो यहाँ पर जो आपका स्लोप बनेगा वो स्लोप कैसा होगा, कुछ ऐसा स्लोप होगा, लेकिन इस बार ये स्लोप किसी y इंटरसेप्ट को नहीं काटेगा, मतलब y एक्सिस पर कट नहीं करेगा, ये बल्कि ओरिजिन से पास करेगा। तो आओ अपने स्लोप को ओरिजिन से पास करा दो, ये लो, इस तरह से ओरिजिन से तुम्हारा स्लोप जो है वो पास कर गया है, ठीक है। और तुम देख सकते हो ये तुम्हारा जो एक्स एक्सिस है, ये जो तुम्हारा एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से ये जो स्लोप है वो डेफिनेटली तुम देख रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में स्लोप पहुंचा हुआ है, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रहा होगा, है ना, और -1 वैल्यू है, तो तुमको समझ में आ रहा होगा ये 135 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो ये आपका स्लोप जो है वो 135 डिग्री एंगल बना करके और ओरिजिन से पास कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ये सारा बात तुमको क्लियर है। अब चलते हैं एक छोटा सा हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जरा सुनना ध्यान से। एक ग्राफ और रह जाएगा जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन पहले देख लो। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तुमसे कहा कि मैं यहाँ पर छोटा सा ऑब्जर्वेशन बताना चाहती हूँ। आई थिंक ये ग्राफ पहले तुमको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो स्फेरिकल मिरर वाला तुमको मैंने ग्राफ बताया 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ, ठीक है, उससे ये वाली तुमको समझ में आ गई ग्राफ किस तरीके से इसका स्लोप ऐसा होगा, ठीक है, और ये ओरिजिन से क्यों पास करेगा, ये सारा बात समझ में आया। अब मैं उस ग्राफ का एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन जो तुमको समझाना चाहती हूँ, जिससे तुम्हारी थोड़ी सी ग्राफ के ऊपर क्लैरिटी अधिक हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं। आओ देखो जरा, मैं इसको जरा सा मिटा देती हूँ यहाँ पे। चलो देखना जरा, ये प्लेन मिरर का फिर से नहीं है, वो स्फेरिकल मिरर वाली ही बात चल रही है, ठीक है। छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन है जो कि मैं तुमको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, देखना। ग्राफ उसका कुछ ऐसे प्लॉट किया था हम लोगों ने, अगर तुमने बनाना सीख लिया है तो उसका कुछ ग्राफ हम लोगों ने ऐसे प्लॉट किया हुआ था, ठीक है। ऐसा ही कुछ ग्राफ प्लॉट किया गया था, ठीक है। आ जाओ, और इसको थोड़ा और मैं इधर बना लेती हूँ ना, मुझे समझाने में दिक्कत होगा। ठीक है, सही है ना। चलो तुम स्केल से कर लेना, तुम्हारा बिल्कुल सही आएगा। बताना जरा यहाँ पे क्या रखना था हम लोग को, 1/v और यहाँ पे 1/u, ठीक है। अब सुनना, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हल्का सा सुनो। मैंने इक्वेशन लिया है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, जो कि अपना मिरर फॉर्मूला है ना। और यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, ये याद है ना, इस वाले को मैंने कहा था कि ये कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ है, ये कॉन्वेक्स मिरर का है और ये कॉनकेव मिरर का है। अब चूंकि तुमने दोनों ही मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स का ग्राफ देख लिया है, इवन प्लेन मिरर का भी मैंने उससे रिलेट करके तुमको बता दिया है, तो तुम्हारी बहुत हद तक क्लैरिटी अब बढ़ चुकी है, तो मुझे इसका ऑब्जर्वेशन समझाने में तुमको बहुत आसानी होगा। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं इसकी बात करूं, ये इक्वेशन है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। बात करो कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो देखना जरा, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। इक्वेशन क्या लिखा था मैंने, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू, चूंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो प्लस 1/f, है ना। अब देखना, अगर यहाँ पर 1/v, यहाँ पर देखो इस 1/u पर, ये एक्स एक्सिस है तुम्हारा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर जो ये डिस्टेंस कट किया गया ये एक्स इंटरसेप्ट है, और वाई एक्सिस पर जो ये डिस्टेंस किया गया है वाई इंटरसेप्ट है, और इसका तो मैंने तुमको वैल्यू बताया भी है कि वाई इंटरसेप्ट जो है कांस्टेंट के बराबर होता है, जो कि प्लस 1/f होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर फिर से मैं तुमको दिखा देती हूँ, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f कॉन्वेक्स मिरर के लिए आया हुआ है,
किसके लिए आया है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए आया हुआ है। अगर इसमें 1/u को मैं 0 मान लूं, क्या कर लूं? 1/u को 0 मान लूं, तो 1/v 1/f के बराबर हो जाएगा, है ना? 1/v इक्वल टू 1/f के बराबर हो गया, मतलब मेरा क्या चीज आ गया? y इंटरसेप्ट आ गया, तो इस y इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाएगी +1/f। सही है क्या? बिल्कुल उसी तरीके से, ध्यान से देखना, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इस बार 1/v को 0 मान लूं, 1/v को 0 मान लूं, समझ रहे हो? 1/v को मैं 0 मान लूं, तो उस केस में तुम्हारा 1/u जो है वो कितना आ जाएगा? 1/f, मतलब तुम्हारा u x इंटरसेप्ट का वैल्यू आ जाएगा, और वो भी कितना होगा? +1/f। कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से कॉनकेव मिरर के लिए करके देख लो। कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा, तो 1/u 0 हो जाएगा, तो 1/v -1/f हो जाएगा। और उस केस का मतलब है कि y इंटरसेप्ट तुम्हारा जो है वो कितना हो गया? -1/f हो गया, और यहाँ पे x इंटरसेप्ट भी -1/f हो गया, और स्लोप -1 है, तो डेफिनेटली दोनों जो इंटरसेप्ट होंगे बराबर होंगे, x और y इंटरसेप्ट। सही है क्या? चलो, ये पहले हमने इंटरसेप्ट को मान लिया है। अब सुनना, इसको मैं साफ करूंगी, हटाऊंगी, तभी समझा पाऊंगी, है ना? देखना, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों पे अप्लाई करके देख लिया हमने। हमने एक्स और वाई इंटरसेप्ट को भी मान लिया है, ठीक है? कितना कितना बनेगा। चलो अब देखना, मैं कॉनकेव मिरर से समझाना स्टार्ट करती हूँ। कॉनकेव मिरर के लिए, ये कॉनकेव मिरर का ग्राफ है, इसको देखना। अगर मैं बोलूं तुमसे कि कॉनकेव मिरर के लिए, फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है, 1/u की वैल्यू 0 हो जाए। क्या हो जाए? 1/u की वैल्यू 0 हो जाए। इसका मतलब u का वैल्यू इंफिनिटी लिया गया होगा, तभी 1/u का वैल्यू 0 हुआ है ना? अब तुम बताओ, इस पर तुम 1/u मीजर कर रहे हो, सही है? और तुम इस पर 1/u अगर मीजर कर रहे हो, और मैंने तुमसे कहा, ध्यान से सुनना, अगर मैंने तुमसे कहा कि 1/u 0 है कॉनकेव मिरर के लिए, तो मतलब वो ये पॉइंट रहा होगा। सोच के बताओ, इस पॉइंट पर ही तुम्हारा 1/u का वैल्यू 0 होगा। और अगर 1/u का वैल्यू यहां पर 0 है, मतलब ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां u की वैल्यू इंफिनिटी है। सही है क्या? जहां पे u की वैल्यू कितनी है? इंफिनिटी है। समझ आई बात? ओके। अब देखना, तुम यहां पर देखो, अब इसके आगे बढ़ो, इधर बढ़ रहे हो, तुम यहां पहुंचे, इस पॉइंट पर तुम्हारा x इंटरसेप्ट जो है वो -1/f आया है, मतलब तुम्हारा 1/u का वैल्यू -1/f आया है। सही है? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ठीक, मतलब u का वैल्यू -f है। सही है? u का वैल्यू कितना है? -f है। समझ रहे हो? और u का वैल्यू, ध्यान से सुनना है, u का वैल्यू -f है, तो मैं लिख लू इस बात को यहां पर, u का वैल्यू -f है। 2 पॉइंट ढूंढ लिया, मतलब ये इंफिनिटी है और ये -f है। समझ रहे हो? ये इंफिनिटी है और ये -f है। सही है क्या? ओके। मतलब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर होता है ना, यही तो होता है तुम्हारा कॉनकेव मिरर, जिसमें ये तुम्हारा पोल है, ये तुम्हारा फोकस है, और इधर कहीं तुम्हारा इंफिनिटी है, और ये कहीं यहां पर तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। मतलब इस इंफिनिटी और फोकस के बीच में, ये फोकस के बीच में यहां पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बीच में आता होगा। यहाँ बीच में कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आता होगा, मुझे उसको नहीं बताना है, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए था, मैंने 2 पॉइंट ले लिया है, मिनिमम और मैक्सिमम वाला। ठीक है? इसके इधर जाओगे तो पोल मिलेगा, ये समझ में आया? अब देखो, इस u का वैल्यू जहां पर इंफिनिटी आया है, वहां पर देखो जरा, इमेज डिस्टेंस देखो, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को स्लोप से, स्लोप के पॉइंट से इसको मिलाओ। देखो, स्लोप के इस पॉइंट के लिए u का वैल्यू इंफिनिटी, और v का वैल्यू देखो, स्लोप यहां पर कट किया है, स्लोप के इस पॉइंट के लिए u का वैल्यू इंफिनिटी और v का वैल्यू -1/f है। v का वैल्यू कितना है? -1/f है। देखो यहाँ पे मैं मेजर करके दिखाती हूँ, v का जो वैल्यू है, v का नहीं, 1/v का, 1/v का वैल्यू है वो -1/f है, मतलब v का वैल्यू -f है, मतलब ये फोकस वाला पॉइंट है, ये फोकस वाला पॉइंट है, ये तुम्हारा फोकस है। सही है? तो बिल्कुल सही भी है भाई, हम लोग को पता है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो जो इमेज होता है वो कहां बनता है?
फोकस पर बनता है, मतलब ये तुम्हारा वो पॉइंट है जहां पर इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और माइनस क्यों, क्योंकि ये आपका जो है नीचे का माइनस वाई एक्सिस पर लिया गया तो माइनस एफ, और सही बात भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये देख लो, इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज रियल होता है, ठीक है, तो इमेज रियल है और इन्वर्टेड इमेज बना है तो नेगेटिव ही भी आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ में आ रहा है ये बात? अब देखो यहाँ पर u माइनस एफ पर है, ठीक है, u अगर माइनस एफ पर है, ठीक है, तो अब देखना इस पॉइंट के लिए, स्लोप के इस पॉइंट के लिए u का वैल्यू माइनस एफ और v का वैल्यू देखो, v का वैल्यू ये आ गया है ना, मतलब v का नहीं 1/v का, तो ये जो है ये पॉइंट, इस पॉइंट के लिए 1/v 0 है, मतलब v इंफिनिटी है बेटा, सही है। ये जो वैल्यू है वो v जो है यहाँ पर इंफिनिटी है, तो सही बात है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे हो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज इंफिनिटी पे बनता है। कुछ बात समझ में आई? एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था जो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, मतलब क्या कहना क्या चाहती हूं, मैं दिखाना चाहती हूं कि देखो ध्यान से यहां तक इंफिनिटी से फोकस तक तुम जा रहे हो, जिसके लिए इमेज देखो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर सब जगह मिलेगा, इसके लिए इमेज इसी दूर में मिलेगा, इंफिनिटी से फोकस तक के बीच में ही मिलेगा, यही होता भी है। और ये सारे भी नेगेटिव आएंगे यहाँ पर, तो मतलब तुम्हारे जितना भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया उन सबके लिए रियल इमेज आ रहा है, रियल ऑब्जेक्ट उसके लिए रियल इमेज आ रहा है, ऑब्जेक्ट का वैल्यू तुम डालते जाओ, इमेज का वैल्यू मिलता चला जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? और ये रियल इमेज है और कॉन्केव मिरर में ये केस पॉसिबल है। अब देखो जरा यहां पर देखो, अब देखो अगर तुम इसको इस तरफ बढ़ा दो, फोकस से बढ़ा दो, ठीक है, फोकस से जैसे ही तुम वैल्यू को बढ़ाओगे, बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन सुन लो, यहां से बढ़ाएंगे, मान लो कि तुमने ये पॉइंट ले लिया, तुम्हारा 1/u का कोई ये वैल्यू है, मतलब ये पक्का देखो, इधर मैंने कहा ना कि पोल आएगा अब तो, क्योंकि इधर तुम्हारा 1/u का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टच कर रहा है, मतलब u का वैल्यू तुम्हारा, अगर सोचो इस तरफ तुम जाओगे तो 1/u का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, मतलब इंफिनिटी को टच करेगा, मतलब u का वैल्यू 0 होता चला जाएगा, और u का वैल्यू 0 होना मतलब पोल के करीब जा रहा है, तो ये पोल वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट पर मान लो मैंने कट कर लिया, अब इसके लिए तुम जरा स्लोप के ऊपर वैल्यू ढूंढो, स्लोप के ऊपर वैल्यू ढूंढो, देखो 1/v का वैल्यू यहाँ आएगा कहीं, देखो तो 1/v का वैल्यू पॉजिटिव हो गया, मतलब v का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, तो बिल्कुल सही बात है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में रहता है तो इमेज उसका वर्चुअल बनता है और v पॉजिटिव होता है। देख पा रहे हो क्या? वही चीज यहां पर मैंने बस दिखाने की कोशिश की है और कुछ नहीं। समझ आई ये बात क्या बोला है मैंने? ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोगों ने इस ग्राफ को, इस ग्राफ का जो मैंने ऑब्जर्वेशन सिखाया वो तुमको समझने के लिए बनाया कि इसका क्या पर्सपेक्टिव है पढ़ने का, तो वो चीज थोड़ा सा मुझे बताना था। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में भी है, सेम टू सेम वही कहानी है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, तुम खुद से ऑब्जर्व करना इस चीज को, ठीक है, खुद से इसको उठा करके देखना और इसको ऑब्जर्व करना, पहले इस कॉन्केव वाले को समझना फिर कॉन्वेक्स वाले में अपना दिमाग लगाना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ का स्टोरी था जो कि मैंने तुमको समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करेंगे, जो कि हमारा जस्ट अगले दिन ही मैं कराऊंगी तुमको, ठीक है, तो उसमें मैं तुमको ये जो ग्राफ है v वर्सेस u का ग्राफ, ये स्फेरिकल मिरर के लिए भी मुझे बताना है, ठीक है, तो वो एक लास्ट ग्राफ रहेगा, तो वो हम लोग उस दिन कर ले, मतलब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक ये सारी चीजें नोट कर लेना, नोट्स तो बनाना ही है, और समझ करके ग्राफ अपनी हाथ से प्लॉट करके देखना, कोई दिक्कत हो तो मुझसे तुम कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।